Hello friends, this is Pushpak Garg and I welcome you all to Decode Commerce. So, कल जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसी को हम आज बढ़ाते हैं आगे। ठीक है। सो कल हमने रोल्स ऑफ सीएजी तक डिस्कस कर लिया था, साथ ही साथ हमने थ्री फाइनेंशियल कमिटीज भी डिस्कस कर ली थी इसी में। ओके। सो अभी जो हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं दैट इज एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट। एज पर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट ने पीएसयू ऑडिट के तीन एलिमेंट बताए हैं। नंबर वन इज पार्टीज। सो वी हैव थ्री पार्टीज इन इट: ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर। देखिए नॉर्मल जितने भी आप ऑडिट देखते हैं ना, या जितने भी आपने ड्यूरिंग और आर्टिकलशिप करे होंगे या जितने पढ़े होंगे, सब में क्या होता है, एक ऑडिटर होता है। लेट्स से मेरी एक सीए फर्म है, तो पुष्पक गर्ग एंड एसोसिएट्स। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी है, सपोज मैं किसी एक्सवाइजेड कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, एक्सवाइजेड लिमिटेड। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी कौन है? एक्सवाइजेड लिमिटेड के मैनेजमेंट। एंड थर्ड थिंग इज इंटेंडेड यूजर। इंटेंडेड यूजर्स कौन हुए? इंटेंडेड यूजर्स हुए आपके जैसे शेयर होल्डर्स, जिनका पैसा जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी के अंदर। सो थ्री पार्टीज केस में क्या होता है ना, मैं एक रिपोर्ट प्रेजेंट करूंगा ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी। और फिर वो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट जो दे वो दे किसके ले रहा हूँ? मैं दे रहा हूँ इंटेंडेड यूजर्स के लिए, ताकि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़े। ओके। यही हम क्या बोलते हैं अटेस्टेशन एंगेजमेंट में पढ़ेंगे, और यही हम फाइनेंशियल ऑडिट विच इज पार्ट वन ऑफ द फाइव टाइप्स ऑफ ऑडिट, उसमें भी हम सेम चीज पढ़ेंगे। ठीक है। सो आप प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। सेकेंड थिंग इज सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। देखिए ये टॉपिक ना मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने इसके लिए एक पूरा एग्जांपल फ्रेम करके रखा है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका कंप्लायंस ऑडिट के अंदर, या जितने भी आपके डायरेक्ट इंगेजमेंट होंगे उनमें। वैसे ये रोल प्ले करता है आपका फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर भी। आपके जब हम पढ़ेंगे अटेस्टेशन एंगेजमेंट क्या होता है, उसमें भी हमें यही पढ़ने के लिए मिलेगा। एक छोटा सा डिफरेंस है बस उसमें। ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन को अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए क्या होता है। सब्जेक्ट मैटर इज अ इंफॉर्मेशन। एक बार पहले मैं डेफिनेशन से आपको इसको पढ़ा देता हूं। देखिए सब्जेक्ट मैटर में क्या पढ़ने के लिए मिलेगा? सब्जेक्ट मैटर में हमें पढ़ने के लिए मिलता है सब्जेक्ट मैटर रिफर्स टू एनी इंफॉर्मेशन, कंडीशन, एक्टिविटी दैट इज मेजर्ड और इवेल्युएटेड अगेंस्ट द क्राइटेरिया। तो पहले क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया होता है बेंचमार्क। बेंचमार्क मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। आप सीए फाइनल ग्रुप वन के पेपर दे रहे हो, आपके पास चार पेपर है। अब चारों पेपर में पास होने के लिए, जैसे सपोज एफआर है, एसएफएम है, ऑडिट है, लॉ है, आपको चारों पेपर में पास होने के लिए आपको पर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाने? आपको मार्क्स लाने 40 मार्क्स। और ओवरऑल ग्रुप पास करने के लिए आपको 200 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 400 मार्क्स। अगर आप 200 मार्क्स तक अचीव कर लेते हो, 200 मार्क्स से ज्यादा अचीव कर लेते हो, तभी जाके आपको ग्रुप वन पास का सर्टिफिकेट मिलेगा। सो दैट 40 40 40 40 पर सब्जेक्ट एंड ओवरऑल 200 इज योर बेंचमार्क कि आपको इतना लाना पड़ेगा तब जाके आप पास होगे, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। ठीक है। तो ये हो गया क्राइटेरिया। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको इतने मार्क्स लाने, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको इतनी मेहनत करनी है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको ये चैप्टर्स पढ़ने। ओके। तो ये हो गया सब्जेक्ट मैटर, ये हो गया क्राइटेरिया। और जब आप पास हो जाओ, जब आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एग्जाम दिए, पढ़ा, एग्जाम दिए, फिर आपने उसको बेंचमार्क से कंपेयर करा कि अच्छा ठीक है मैं 48 मार्क्स लेके आया और चाहिए कितने थे? 40। तो आप उस सब्जेक्ट में क्या होगा? पास। मैं ओवरऑल ग्रुप में 217 मार्क्स ले आया, चाहिए कितने थे? 200 पास होने के लिए, तो मैं पास हो गया। ऐसे ही अगर मैं 198 लेके आया, चाहिए थे 200, लेकिन मैं फेल हो गया। तो ये पास और फेल, प्रॉपर परफॉर्मेंस हुई या नहीं हुई, ये सारे क्या होते हैं? इवेल्युएट करते हैं और फिर एक आखिरी रिपोर्ट बनाते हैं। इसको कहते हैं सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। इसी के साथ अब मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखिए इसके अंदर ना तीसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है? एंगेजमेंट बेसिकली क्या होता है? जब हम किसी चीज को ऑडिट कर रहे होते हैं या किसी चीज से कंपेयर कर रहे होते हैं, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हो इन कंप्लायंस ऑफ सम रूल्स एंड रेगुलेशंस या किसी गाइडलाइन की वजह से, तो उसमें एंगेजमेंट बनता है। अब एंगेजमेंट दो प्रकार के होते हैं। वन इज अटेस्टेशन एंगेजमेंट एंड सेकंड वन इज डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। अभी देखिए मैं आपको बताया था ना, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, यही दोनों में रोल प्ले करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं अटेस्टेशन एंगेजमेंट।
अटेस्टेशन एंगेजमेंट क्या होता है? सपोज सब्जेक्ट में, अब देखिए मैंने क्या बोला, हमें पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी थी। मैनेजमेंट हूं मैं XYZ लिमिटेड का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी थी। तो मैंने पहले पूरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सारे कैलकुलेट कर लिया। फिर मैंने देखा अच्छा ठीक है, मेरा टारगेटेड सेलिंग, बजटेड सेल मेरी इतनी थी। मैंने सेल, बजटेड सेल सपोज मेरी 40 थी। अब मैंने 40 लाख रुपीज थी और मैंने सेल इस बार करी 45 लाख रुपीज। तो मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी? मेरी इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस थी। तो दैट एक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज 45 लाख रुपीज इज सब्जेक्ट मैटर। बेंचमार्क हमारा 40 लाख रुपीज था, दिस इज कॉल्ड क्राइटेरिया। और फिर उस पर परफॉर्मेंस, अच्छा ठीक है इंक्रीज परफॉर्मेंस थी, हम तो अच्छा अचीव करके गए, हमने अपने सेल्स को इंक्रीज करा, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। ओके, सो इन अटेस्टेशन एंगेजमेंट में क्या होता है? अब देखिए फर्क क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया और सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन ना, दोनों टाइप के एंगेजमेंट्स में मिलेगा, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है बस कि इन केस ऑफ अटेस्टेशन एंगेजमेंट इन तीनों पे काम करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी। जैसे इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी का मैनेजमेंट या TCWG। इसमें बना, ये सब कंपेयर कौन करता है? मेजरमेंट कौन करता है? इवेल्युएट कौन करता है? ये करता है TCWG, या तो मैनेजमेंट या TCWG। और हम क्या करते हैं, बीइंग एन ऑडिटर, हम क्या करेंगे, जो उन्होंने पूरा काम करा, जो उनकी वैल्यूएशन से, जो आखिरी में उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है। जैसे आप SPL को देखोगे तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बताते हैं मुझे, तो हम परफॉर्मेंस बता रहे हैं ना पूरे साल में हमने कैसे परफॉर्म करा। हम जाके उसको इवेल्युएट करते हैं और अपनी ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, जिसको कौन पढ़ता है? इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन होता डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में भी है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे कौन करता है? यहाँ पे ऑडिटर करता है, यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं करती। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आगे जाके हम दो ऑडिट पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, इन्हीं से रिलेटेड। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट नॉर्मल एक ऑडिट है, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हो आप लोग, ठीक है, आपने करा होगा या आपने कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी होगी। तो सेम इन द सेंस फाइनेंशियल ऑडिट भी होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे एक फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में बता रखा है। ये मैंने एग्जांपल लिया है ONGC का। ठीक है, ये गवर्नमेंट कंपनी है। अभी गवर्नमेंट कंपनी कैसे, कल हम जब पढ़ रहे थे तो मैंने देखा था, बताया था आपको कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 के अकॉर्डिंग ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अगर कोई कंपनी के अंदर 51% और 51% से ज्यादा स्टेक किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट का होता है तो उसे हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। इस कंपनी के अंदर 58.91% स्टेक किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से दे रखा है ये। ठीक है, और 21 में कितना था? 60.41। तो ये क्या हुई? गवर्नमेंट कंपनी। सो इसको ऑडिट कौन करेगा? इसको ऑडिट करेगा CAG। इसी में ना, ये मैंने बस इसका एक एनुअल रिपोर्ट का एक पैराग्राफ निकाला जिसमें CAG ने अपनी रिपोर्ट दे रखी है। देखिए CAG ने किस पर रिपोर्ट दे रखी है? कमेंट ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर द ईयर 31 मार्च 2022। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने कमेंट दे रखा, कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब आखिरी में आप देखोगे तो ऑन और बिहाफ ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल ऑडिट मुंबई, उन्होंने इस पे साइन कर रखा और उन्होंने ये रिपोर्ट प्रेजेंट कर रखी है। ठीक है, अब बस नॉर्मल अगर हम पढ़े ना, जो ऑडिट के अंदर हम नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिट इन सब में करते थे, वही इसके अंदर फाइनेंशियल ऑडिट वही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। जैसे फाइनेंशियल ऑडिट के नॉर्मल ऑडिट में हम क्या करते हैं? हम एग्जामिन करते हैं, इवेलुएट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी, जो किसने प्रिपेयर कर रखी थी? मैनेजमेंट ने। अब हम एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। रिपोर्ट किसके लिए होगी? रिपोर्ट होगी इंटेंडेड यूजर्स के लिए, ताकि जिस कंपनी में उन्होंने लगा रखा है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है भी या नहीं, ये कैसे पता चलता है? ये ऑडिट रिपोर्ट एक एश्योरेंस देता है कि अच्छा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की है, मैं इसे चेक कर रहा हूँ, मैं तो क्वालिफाइड पर्सन हूँ। ठीक है, मुझे तो सरकार ने ऑथराइज कर रखा है इस चीज के लिए, तो मेरे अकॉर्डिंग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। तो इट इंक्रीजेस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किसके लिए? इंटेंडेड यूजर्स के लिए। ठीक है, तो पहली लाइन, ये प्राइमरी एक्सप्रेस करते हैं ओपिनियन, रिपोर्ट बनाते हैं हम अपनी। ठीक है, ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनहांस करते हैं डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। अब इसमें क्या करते हैं? हम इवेल्युएट करते हैं, एग्जामिन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। साथ ही साथ हम कंपनी के जो फाइनेंशियल सिस्टम्स और ट्रांजेक्शन हम ये देखते हैं, क्या वो एप्लीकेबल स्टैट्यूट और लॉस के अकॉर्डिंग बने हुए भी या नहीं बने हुए हैं। ठीक है, और एक साथ में ये पहले भी कर लेते हैं, ये सबसे पहला प्रोसेस होता है वॉक थ्रू के बाद, कि हम ये चेक करते हैं कि ऑडिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्या कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स हैं या नहीं है, और फिर इंटरनल ऑडिट फंक्शंस क्या है, उनके प्रोसेसेस क्या है, हम ये भी इवेलुएट करते हैं। तो ये हमारा फाइनेंशियल ऑडिट
एंड हो गया है, ठीक है। 5 में से हमने एक ऑडिट कर लिया है। अब नेक्स्ट ऑडिट जो हम कर रहे हैं दैट इज कंप्लायंस ऑडिट। देखिए कंप्लायंस ऑडिट का ना इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि इसमें हम ना सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया और सब्जेक्ट मैटर इन्फो पढ़ते हैं। अब इसी के लिए ना मैंने एक एग्जांपल बना रखा है आपके लिए। देखो, एक मैंने केस लिया है एक टेक्सटाइल मिल का। अब टेक्सटाइल मिल क्या करती है, रॉ मटेरियल लेदर हो गया या रॉ मटेरियल ऑफ क्लोथ हो गया, जो जैसे मैं क्या बोलते हैं सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, वुल हो गया, तो इनको यूज करता है, प्रोसेस करता है और फिर क्लोथ के अंदर मैन्युफैक्चर कर देता है। लेकिन साथ साथ ना जो टेक्सटाइल मिल्स होती है ना, ये आपकी क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल वेस्ट भी बहुत प्रोड्यूस करता है। तो इनको इनको ने कंप्लाई करना पड़ता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का, इसकी गाइडलाइंस फॉर डिस्पोजल मैनेज वेस्ट मैनेजमेंट इनको करना पड़ेगा। तो इसके लिए ना मैंने एक एग्जांपल फ्रेम कर दिया। देखिए सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर इज वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कैसा एंटिटी का, क्या वो साउंड है या नहीं है, जो गवर्नमेंट की दी हुई गाइडलाइंस है क्या वो कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। अब अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया इज दैट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो एंटिटी का होना चाहिए ना, वो डन बाय द लाइसेंस अथॉरिटी ओनली होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर पर्सन को अप्रूव कर रखा है, एक एजेंसी को अप्रूव कर रखा है, उसने लाइसेंस ऑब्टेन कर रखा है और केवल वही वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस देखेगी। मतलब कंपनी को उससे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और वो कंपनी का सारा वेस्ट मैनेजमेंट हैंडल कर लेगी, ठीक है। और साथ ही साथ कंपनी को ना ऑब्टेन करना पड़ेगा हर साल एनुअल सर्टिफिकेट कि उन्होंने जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अपनाया हुआ था वो साउंड था या प्रॉपरली कंप्लाई कर रहे थे नहीं कर रहे थे, उसका एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा उन्हें हर साल। तो बीइंग ऑडिटर में सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि एंटिटी का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, वो क्या क्या नॉर्म्स कर रहे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट किससे कर रखा है उन्होंने, क्या वो लाइसेंस वाला है या नहीं है। फिर मैं उसको बेंचमार्क से कंपेयर करूंगा। अच्छा ठीक है, लाइसेंस है ग्रेड 1 का लाइसेंस होना चाहिए खाली। अब आपके पास कॉन्ट्रैक्टी के पास, तो क्या हमारे पास कॉन्ट्रैक्टी के पास ग्रेड 1 का लाइसेंस है। एनो सर्टिफिकेट चेक कर लूंगा मैं एंटिटी की हर बार। फिर इस सब पे बेसिस पे मैं एक वो निकाल लूंगा, ये चेक करूंगा इन्फॉर्म सब इवेल्युएट कर लिए, एग्जामिन कर लिए, अब मेरे एंड रिजल्ट आएगा तो मुझे पता चलेगा क्या ये पास हुए या ये फेल हुए, ठीक है। तो क्या सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन ये होती है कि मैंने जब सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया से कंपेयर करा तो एंड रिजल्ट क्या मिला, वेदर इट इज मीटिंग द बेंचमार्क, अबव द बेंचमार्क और लोअर देन द बेंचमार्क, ठीक है। अब ये देखिए क्या होता है ना, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया ये सारी चीजें ना एंटिटी टू एंटिटी डिपेंड करती है। किसी एंटिटी पे एक पर्टिकुलर चीज लगती है और किसी एंटिटी पे एक पर्टिकुलर चीज लगती है, ठीक है। अब एक बार हम नोट से पढ़ लेते हैं। अब कंप्लायंस ऑडिट होता क्या है, कंप्लायंस ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट, असेसमेंट कर रहे हैं हम कि वेदर द गिवन सब्जेक्ट मैटर, जैसे मेरे केस में क्या था, वेदर द गिवन सब्जेक्ट मैटर में सब्जेक्ट मैटर क्या था, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द एंटिटी, ठीक है, इज इन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल क्राइटेरिया। एप्लीकेबल क्राइटेरिया के अंदर मेरा क्या था, एप्लीकेबल क्राइटेरिया के अंदर था कि लाइसेंस पर्सन के थ्रू ही हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे उसको वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और हम एनुअल सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन कर लेंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें हम चेक करते हैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से। दो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हमारे, दो पॉइंट ऑफ व्यू इज, एक तो रेगुलेटरी पर्पज से चेक करते हैं और एक प्रोप्राइटरी पर्पज से चेक करते हैं। रेगुलेटरी पर्पज का मतलब क्या हुआ, रेगुलेटरी पर्पज का मतलब यह हुआ कि हमारा सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे ना क्राइटेरिया के अंदर सारी चीजें होंगी रिलेटेड टू द लॉज एंड रेगुलेशंस एंड एग्रीमेंट्स एप्लीकेबल ऑन द एंटिटी। जैसे टेक्सटाइल मिल पे जो भी लॉज एंड एप्लीकेशन लॉज लगते होंगे रिलेटेड टू द वेस्ट मैनेजमेंट, क्या हम उनसे कंप्लाई कर रहे हैं, क्या हमारे सब्जेक्ट मैटर कंप्लाई कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन शॉर्ट एट द सब्जेक्ट मैटर टू द टू फॉर्मल क्राइटेरिया इज अलाइन विद, हमारा जो सब्जेक्ट मैटर जो इंफॉर्मेशन है, जो हमने चीजें अवेल करी है, जो चीजें करी हैं, क्या वो क्राइटेरिया से अलाइन है भी या नहीं है। प्रोप्राइटी में हम ये देखते हैं कि साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एथिकल कंडक्ट कर रहे हैं हमारे सारे ऑफिसर्स या नहीं कर रहे हैं। ऑफिसर सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जितना भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, क्या वो सही नेचर का है, सही पर्सन को दे रहे हैं, क्या जो प्राइस हम कोट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टी के थ्रू क्या वो सही प्राइस है, हम ये चीज चेक करेंगे। साथ ही साथ जो अप्रूव्ड पर्सन है वही ये सब कर रहा है, प्रॉपर कंडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब बस एक छोटी सी चीज है, देखिए क्या होता है ना कंप्लायंस ऑडिट, देखो तो आप बहुत एक छोटी सी चीज भी है और एक बहुत बड़ी चीज भी है। तो पीएसयू ऑडिट्स के अंदर क्या होता है ना, जनरली कंप्लायंस ऑडिट ना अकेले नहीं होता। कंप्लायंस ऑडिट कभी कभी हो सकता है आपका फाइनेंशियल ऑडिट के साथ भी, मतलब सबसेट बन सकता है फाइनेंशियल ऑडिट का। हम ओवरऑल एक फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे हैं एक एंटिटी का, साथ ही साथ हमने कंप्लायंस ऑडिट भी कर लिया, एक छोटा सा उसी का सब पार्ट बना दिया। फाइनेंशियल ऑडिट की रिपोर्ट के साथ ही हमने कंप्लायंस ऑडिट की रिपोर्ट भी प्रेजेंट कर दी है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑडिट
के साथ हमने फाइनल कंप्लायंस ऑडिट कर दिया। परफॉर्मेंस ऑडिट इज अ वेरी ब्रॉड ऑडिट। इसमें ऑल इसके क्वेश्चंस भी आरटीपी और एमटीपी इसमें भी काफी आ रखे हैं, तो प्लीज वॉच द टुमारोज लेक्चर। ओके, इट विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। और परफॉर्मेंस ऑडिट से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो प्लीज कल का वीडियो भी देखना आप लोग। और यह कंप्लायंस ऑडिट को ना हम अकेले भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल हमने कंप्लायंस ऑडिट का ही हमें गवर्नमेंट से मिला था और हमने कंप्लायंस ऑडिट कर लिया, ठीक है। अब नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट में ना नॉर्मल से अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं छोटा सा, प्रोप्राइटरी ऑडिट इज जनरली लाइक, हमें ना एक सपोज एक गवर्नमेंट स्कूल है, हमें गवर्नमेंट स्कूल में कंप्यूटर्स खरीदने हैं, तो जो वहां का फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा उसको कंप्यूटर्स खरीदने होंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन या डायरेक्टर कह लो, अगर वो अपने बच्चे के लिए एक कंप्यूटर खरीदने जाता है मार्केट में, वो तो पूरा बार्गेन करता है। सामने वाले ने बताया 50,000 रुपये लूंगा जी मैं तो, नहीं वो तो पूरा बार्गेन करता है, वो तो 45,000 रुपीज तक आ जाता है कंप्यूटर को लेकर। लेकिन जब वही चीज वो अपने गवर्नमेंट स्कूल के लिए करता है जिसके लिए उसे डायरेक्टर बनाया गया, जिस डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जब वो ये चीज प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट में जब ये चीज करता है ना, तो सामने वाले ने 50 बोला तो वो 50 में मान गया। तो उसने क्या करा, 50 में मान गया और साथ साथ उसे बोल दिया कि चलो ठीक है, आप मैं चेक अप्रूव करवा दूंगा 50,000 रुपीज पर कंप्यूटर का, आप थोड़ा सा मुझे इसमें कमीशन दे देना। तो यही चीज प्रोप्राइटरी ऑडिट में चेक कर रहे हैं मेनली। मेनली जो ऑब्जेक्टिव है प्रोप्राइटरी ऑडिट का वो ये है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं विद इन द एंटिटी, वो सारी ही सारी पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। जो कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स है, मतलब नॉर्मली अगर मैं ही लेने जाता तो मैं कितने का लेके आता, या बजट कितने का, मार्केट रेट कितने का चल रहा है। ऐसा तो नहीं चल रहा है कि मार्केट में तो वो चीज 50,000 रुपए की मिल रही है लेकिन जी आप तो बिल्कुल 60,000 में लेके आ रहे हो। ये सारी चीजें हम प्रोप्राइटरी ऑडिट में चेक करते हैं, ठीक है। इसका भी मैंने एक छोटा सा ब्रीफ नोट बना रखा है, पहले मैं आपको ना थोड़ा सा उससे गो थ्रू करवा देता हूँ उस टॉपिक को। देखो प्रोप्राइटरी ऑडिट में क्या होता है ना, हमारे पास चार चीजें होती है चेक करने के लिए। सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स को। हम तीन पैरामीटर्स को यूज करते हैं सारे ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए। एक, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। दूसरी चीज, क्या वो स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट मैच कर रही है नहीं कर रही है, और वो एक्सेप्टेड कस्टम्स के अकॉर्डिंग है भी या नहीं है। दूसरी चीज, हम देखते हैं सब्सटेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। देखो होता क्या था ना, नॉर्मली अगर हम ऑडिट भी करते हैं ना, हम ना वाउचिंग वेरिफिकेशन करते हैं। हम वाउचिंग वेरिफिकेशन के अंदर क्या करते हैं, हम सारे वाउचर्स को, डॉक्यूमेंट्स को, एविडेंसेस को चेक करते हैं और उस पर अपना ऑडिट एविडेंस बना के रिपोर्ट प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन प्रोप्राइटरी ऑडिट में क्या बोला हुआ है, आप केवल और केवल केवल एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्स पे अपना ज्यादा इंफोसिस मत दो, आप उसकी सब्सटेंस पे देखो। मतलब डॉक्यूमेंट पे तो 60,000 रुपीज का बिल कटा हुआ है, हमने हाँ चेक करा, बस हाँ कर दी। लेकिन हमें देखना एक बार थोड़ा सा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म लगाना पड़ेगा, क्या हकीकत में ये जो कंप्यूटर हम 60,000 का लेके आ गए, क्या ये 50, तो अगर मैं लेने आता तो मेरे को तो 50 का मिल जाता। तो मैं क्या करूंगा, उस पर डाउट करूंगा, डिस्कस करूंगा मैनेजमेंट से कि भाई ये क्या है, ठीक है। और प्रॉपर उनके क्या बोलते हैं आंसर्स लूंगा मैं इन चीजों पे, और फिर उसको अपने रिपोर्ट में भी मेंशन करूंगा अगर मुझे कुछ सस्पिशियस लगता है तो। सेकंड थर्ड थिंग इज एग्जीक्यूटिव का एक्शन। मैं हर उस एग्जीक्यूटिव के एक्शन को जिसने डिसीजन मेकिंग करी है, जिस डिसीजन मेकिंग की वजह से मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इम्पैक्ट आया है, उसको स्क्रूटनाइज करूंगा। मतलब ये टॉप लेवल मैनेजमेंट इन द गवर्नमेंट कंपनीज, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स, इसमें जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करता है ना, जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे फर्क पड़ेगा जिसके डिसीजन से, उसको एक्शंस को मैं एग्जीक्यूट स्क्रूटनी करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यू डिलिजेंस और विजिलेंस। ये नॉर्मल मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि सपोज इसमें बोला गया ये है कि अगर मैं अपने लिए कोई चीज खरीदने जाता, कोई एक्सपेंडिचर अगर मैं पर्टिकुलरली अपने को करता जिससे मुझे बेनिफिट होएगा, वो एक्सपेंडिचर में जितने का करता, जितने की बार्गेन कर सकता था, क्या वो सेम तरीका बार्गेन करने का बार्गेन मैंने करा है जब मैं वो चीज अंडरटेकिंग के लिए कर रहा हूँ जिसके लिए मैं ऑथराइज हूँ। बस ये बोला गया, ठीक है। चलो अब ना मैं नॉर्मल आपको बुक्स की जो लैंग्वेज है उसके लिए मैंने उससे मैंने नोट्स बना रखे हैं। आप अगर प्रोप्राइटरी ऑडिट के अंदर ये पूरा एक पेज का नोट है, अगर आप यही पढ़ लोगे ना तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा प्रोप्राइटरी ऑडिट में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट के अंदर क्या था, प्रोप्राइट देखो आप, पहले बात तो वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। अब ये डेफिनेशन ना दी किसने, आप ये याद रखना एक बार, अगर आपको याद रहे तो प्लीज मेंशन करना। ई एल कोलर, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। मैंने डेफिनेशन को थोड़ा सा तोड़ दिया है, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट स्टैंड्स फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। क्या टेस्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, क्या वो अप्लाई हुए हैं एज पर परफॉर्मेंस
एज पर रिक्वायर्ड लॉ और एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंडक्ट कोड। जैसे गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, लॉज निकाले हैं, क्या उसी तरीके से हमने सब कुछ करा है, नहीं करा है? मतलब जैसे गवर्नमेंट ने ना एक गाइडलाइन निकाली थी कि अच्छा ठीक है, आप जब भी कुछ मतलब आपको टेंडर निकालने चाहिए, कोई भी प्रोक्योरमेंट अगर आपको करना है, कोई भी फिक्स एसेट का प्रोक्योरमेंट करना है, रॉ मटेरियल का करना है, तो आपको टेंडर्स निकालने चाहिए, एटलीस्ट थ्री वेंडर से आपको टेंडर निकालने चाहिए। क्या हमने प्रोक्योरमेंट करते हुए, सिस्टम लेते हुए, हमने 3 वेंडर से टेंडर मंगवाया था या नहीं मंगवाया था? ये चीजें चेक करनी पड़ेंगी हमें। ठीक है, ये इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट का पार्ट होता है। अब ये मैं पढ़ा चुका हूँ। इंस्टेड ऑफ टू मच डिपेंडेंस ऑन द डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स एंड एविडेंसेस, हमें ध्यान देना चाहिए सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, साथ ही साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि हर चीज पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है, और कोई ऐसा खर्चा तो नहीं हो रहा है कि वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ही हो। ये भी चीज हमें देखनी पड़ेगी। अब फोर्थ थर्ड पॉइंट इज, मैं ये भी बता चुका हूं मैं आपको, प्रोप्राइटरी ऑडिट इज कंसर्न्ड विद स्क्रूटनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग, जो बियरिंग करेंगे फाइनेंशियल एंड प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन ऑफ द कंपनी। विद रिगार्ड्स टू, अब देखो विद रिगार्ड्स टू ना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन विद रिगार्ड्स टू दिस ओनली, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि किसी एग्जीक्यूटिव का एक्शन या डिसीजन मेकिंग अगर इम्पैक्ट डाल रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस पे, इन रिस्पेक्ट टू किसके, वही सेम चीज जो भी पढ़े थे, पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, हम वो चेक करते हैं। आप ये यहाँ पे ये 3 पॉइंट लिख सकते हो। फोर्थ पॉइंट इज, ये भी मैं बता चुका हूं आपको, वी ऑल्सो सी, हम और भी देखेंगे क्या सारे ऑफिसर्स, एवरी ऑफिसर्स ने सेम विजिलेंस यूज करा है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड आउट ऑफ द पब्लिक मनी। जब वो लोगों के पैसों से जो वो खर्चे कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, क्या उन्होंने सेम विजिलेंस यूज करा है? मतलब एग्जांपल, बार्गेनिंग या क्वालिटी क्वालिटी चेक, क्यूसी। एज द पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी, नॉर्मल पर्सन, आप या मेरे जैसे लोग करते हैं, अगर मैं अपने लिए कोई खर्चा कर रहा होता अपने पैसों से, ठीक है, फिर एक 4 पॉइंट का एक छोटा सा टॉपिक है, एक जनरल प्रिंसिपल जो प्रोप्राइटरी ऑडिट हमें बताना चाहते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स के अंदर बोले तो हम ये है, पहला पॉइंट क्या है, एक्सपेंडिचर प्राइमा फेसी नॉट मोर देन द ओकेजन डिमांड। जैसे अगर सपोज क्या है, एक नॉर्मल सा प्रोग्राम होना था गवर्नमेंट का, कोई मतलब रैली होनी थी, गवर्नमेंट का प्रोग्राम होना था, कोई स्कीम बननी थी, तो उसमें जो खर्चा होना था वो 1 लाख रुपीज होना चाहिए था, नॉर्मल एज पर द पास एक्सपीरियंट, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन सबको कवर करके। लेकिन आपने जो बजट बनाया वही 2 लाख रुपए का बना दिया, तो ये गलत है। हम इनिशियली लेवल पे चेक कर लेंगे कि क्या बोलते हैं भाई, खर्चा मोर देन ओकेजन डिमांड तो नहीं है। ठीक है, साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो पर्सन है ना, फंड्स आर नॉट यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। किसी पर्टिकुलर पर्सन, लोगों के लिए लगना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को ही बेनिफिट नहीं करना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द एग्रीड रेमुनेशन और रिवॉर्ड, नो अदर मीन्स ऑफ रेवेन्यू केप्ट ओपन फॉर द मैनेजमेंट एम्प्लॉइज इन ऑफिस। मतलब जैसे अभी मैंने बताया था ना, अगर हमें एक गवर्नमेंट स्कूल के लिए, मैं गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मैंने वहां के लिए ऑफिस, मैंने गवर्नमेंट स्कूल के लिए कंप्यूटर लैब के लिए कंप्यूटर लेने थे। अब उन्होंने बताया 50,000 रुपए, मैं बार्गेन करके 45 करवा सकता था, लेकिन मैंने उन्हें बोला अरे तुम 55 का बिल काटो, एक काम करो 5 मेरे को अंडर द टेबल दे देना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उनकी रेमुनरेशन है, इसी तरीके का रेमुनरेशन है जो रिवॉर्ड गवर्नमेंट ने सेट करे हैं, ठीक है, उनको उतने ही मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अलावा उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो रहे हैं। फोर्थ वन इज, जो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रही है अपनी सैंक्शनिंग पावर, ऐसा नहीं होनी चाहिए कि वो जो पावर एक्सरसाइज कर रही है ना, वो कहीं ना कहीं उसी अथॉरिटी को बेनिफिट कर रही हो। जैसे अभी ये सेम एग्जांपल आप इसमें ले सकते हो, मैं अप्रूव कर रहा हूँ कि ठीक है हमने 100 कंप्यूटर का ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने 50 में कर दो दिया और ये बेनिफिट भी मुझे ही कर रहा है खाली, मतलब 5,000 रुपीज का पर कंप्यूटर जो मैं कमीशन चार्ज कर रहा हूँ, तो मुझे तो बेनिफिट हो गया, लेकिन मैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मेरे को तो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, लेकिन मैं अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया है। एक छोटी सी चीज मैं और पढ़ा देता हूँ, ये कंपनी ऑडिट का एक पार्ट है। कंपनी ऑडिट के वैसे और भी पार्ट्स हैं जो प्रोप्राइटरी ऑडिट से रिलेट करते हैं। एक कुछ कारों के पॉइंट्स है, वो मैं कारों जो पढ़ाऊंगा आपको उसमें कवर कर दूंगा। एक छोटा सा टॉपिक है कंपनी ऑडिट, सेक्शन नंबर 143, सबसेक्शन 1, ये मैं आपको यहीं कवर करके दे रहा हूँ। देखो होता क्या है, सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफाई द ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन quite comprehensive manner. It's not by scope of the audit. Duties of auditor has generally been extended over all these years. अब ड्यूटी क्या है यहाँ पे, उनको ना इंक्वायर करना पड़ेगा कुछ मैटर्स में। कितने मैटर्स हैं यहाँ पे ना, 7 मैटर्स हैं।
7 मैटर्स में उसको इंक्वायर करना पड़ेगा ऑडिटर को, जब वो ऑडिट कर रहा होगा किसी गवर्नमेंट कंपनी का। साथ ही साथ इसमें ये बोला गया है कि ऑडिटर को ना केवल तब कमेंट करना है जब उसे कुछ नेगेटिव दिखता है। इन केस अगर पॉजिटिव है ना तो उसको ये तो इनको ये इग्नोर कर सकता है, चेक करेगा लेकिन रिपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर नेगेटिव है, अगर क्या है, किसी पॉइंट पे नेगेटिव रिमार्क है, देन रिपोर्ट। ठीक है, मैंने इसका एक छोटा सा निमोनिक बना के दे रखा है आपको, LIPSTED, लिपस्टेड। ठीक है, तो निमोनिक के हिसाब से अगर पहले मैं निमोनिक निमोनिक कवर करूं, लोन्स एंड एडवांसेस L, I फॉर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, P फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, T फॉर ट्रांजेक्शन्स, E फॉर, E नहीं है इसमें, E साइलेंट है, D फॉर डिपॉजिट्स एंड S फॉर शेयर्स। ठीक है, सो एल फॉर लोन्स एंड एडवांसेस। अब लोन्स एंड एडवांसेस में यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जितने भी लोन्स एंड एडवांसेस गवर्नमेंट कंपनी ने किसी पर्सन को दे रखे हैं, किसी एंटिटी को दे रखे हैं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल सही होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। कोई लोन्स एडवांसेस हम इस तरीके से ना दे दें, इससे टर्म्स ना हो लोन्स एडवांसेस की, ऐसी कंडीशंस ना हो जो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी हो जाए या पब्लिक हो जाए, मेंबर हो जाए उसके, मतलब बिल्कुल अप्रूव्ड और सही तरीके से दे रखा हो। तो पढ़ लेते हैं, वेदर एनी लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द स्क्रूटनी। हमने स्क्रूटनी करी प्रॉपरली, एक तो सिक्योर होने चाहिए, सिक्योर अनसिक्योर्ड ना दे रखे हो, और टर्म्स है जो हैज बीन प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड मेंबर। हम ये चेक करेंगे क्या वो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी या मेंबर्स तो नहीं है, क्या वो सिक्योर्ड है या नहीं है। टी फॉर ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन में हम ये चेक करेंगे कि ये ना क्या होता है, जब हम जनरल एंट्री टेस्ट करते हैं ना, हम वहीं पे ये चेक कर लेते हैं कि कोई ऐसी बुक एंट्री तो नहीं हो रखी है, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन की बुक एंट्रीज तो नहीं, बुक एंट्रीज क्या होती है, एक्चुअल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती है। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर, जैसे एंड ऑफ द मार्च हम कुछ एंट्रीज पास करते हैं, जनरल एंट्रीज बुक्स में। ठीक है, क्या वो ऐसी एंट्रीज तो पास नहीं हो रही जो इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के नेगेटिव हो रही हो, इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के प्रीजुडिशियल हो रही हो। ठीक है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में क्या बोला हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार। व्हेन द कंपनी नॉट बीइंग इन्वेस्टमेंट कंपनी, कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है या बैंकिंग कंपनी भी नहीं है। वेदर सो मच ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी आर कंसिस्टेंट ऑफ शेयर, डिवेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज। देखो इंडिया के अंदर क्या होता है ना, आप मेनली अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, मतलब एक कंपनी जो बनी है इसलिए ताकि वो दूसरी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके, सिक्योरिटीज होल्ड कर सके। ठीक है, या बैंकिंग कंपनी नहीं हो आप, स्टिल आप क्या बोलते हैं, शेयर होल्ड करते हो, डिवेंचर होल्ड करते हो, अदर सिक्योरिटीज होल्ड करते हो, और उनको सेल कर रहा प्राइस लेस देन डेट विच दे आर परचेज बाय द कंपनी। मतलब सपोज कंपनी ने एक डिवेंचर होल्ड करा है, 100 रुपए का खरीदा था और उसे 95 में कर रही है, तो हम इस चीज को चेक करेंगे। अगर कर रही है तो मैनेजमेंट से रीजंस मांगेंगे, और हमें जब नेगेटिव कुछ चीज दिखेगी तब हम इस सेक्शन के अंदर, रिपोर्ट के अंदर ये सेक्शन मेंशन करेंगे, सेक्शन नंबर 143(1), और उसके अंदर इस पॉइंट के अंदर हम दे देंगे रीजंस, मैनेजमेंट ने क्या रीजंस दिए हैं। डी फॉर डिपॉजिट्स, हम डिपॉजिट के अंदर ये चेक करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने कोई लोन्स एडवांसेस दे दिए थे और उसको डिपॉजिट के हेड के अंदर शो कर दिया, रॉन्ग क्लासिफिकेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कर दिया। ठीक है, फिर पर्सनल एक्सपेंडिचर। अब वेदर द पर्सनल एक्सपेंडिचर हैव बीन चार्ज टू द रेवेन्यू अकाउंट, मतलब सपोज क्या हुआ, किसी एम्प्लॉय के फूड के एक्सपेंसेस थे जो तो पर्सनल नेचर के थे, ऑफिस के वजह से तो थे नहीं, उसको भी उन्होंने फूड एंड एक्सपेंडिचर, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंडिचर के अंदर दिखा रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो ये चीज गलत है। एंड द लास्ट इज शेयर्स। यहाँ पे क्या है, वेर इट इज स्टेटेड दैट इन द बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी एनी शेयर हैव बीन अलॉटेड इन द कैश, कैश में अलॉट तो हुआ कोई शेयर, लेकिन उसके बदले कैश ही रिसीव नहीं करा कंपनी ने। वेदर द, हम ये चेक करेंगे वेदर द एक्चुअली हैज रिसीव्ड सच अलॉटमेंट, के बदले में कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। एंड अगर कैश रिसीव नहीं हुआ, मतलब नॉन कैश ट्रांजेक्शन हुई है, सो रिसीव वेदर द पोजीशन एज स्टेटेड इन द अकाउंट्स ऑफ बुक्स एंड बैलेंस शीट इज करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग। मतलब अगर कैश रिसीव भी नहीं हुआ तो वो क्या प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है, क्या प्रॉपर जनरल एंट्रीज हमने पास करी है उसके लिए या नहीं करी है, क्या वो मिसलीडिंग तो नहीं है। ये भी प्रोप्राइटी ऑडिट का पार्ट होता है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, जिसके अंदर हमें 5-7 चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगी, 6 चीजें पढ़ने के लिए मिलती हैं। ठीक है, एल फॉर लोन्स एंड एडवांसेस, आई फॉर इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसमें क्या चेक करते हैं, एक नॉन इन्वेस्टमेंट या नॉन बैंकिंग कंपनी अगर इन्वेस्ट करती है शेयर या सिक्योरिटीज में और उनको बेच रही है मोर देन द अमाउंट जिसके लिए उन्होंने परचेज करी है, जिसपे। पी फॉर पर्सनल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू में तो नहीं शो हो गए। ठीक है, टी फॉर ट्रांजेक्शन, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जो मेरे लिए बुक एंट्रीज है और वो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है। ठीक है, और एस फॉर शेयर, अगर किसी कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर शेयर अलॉट करे हैं, ठीक है, और क्या वो शेयर के बदले में कैश आ गया है, और अगर नहीं आया तो प्रॉपर जनरल एंट्रीज पास हुई है नहीं हुई और वो मिसलीडिंग तो नहीं है,
ये भी हम प्रोप्राइटरी ऑडिट के अंदर चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं ये पीएसयू ऑडिट बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा। अभी हमारे पास इसके बाद टू टाइप्स ऑफ ऑडिट बचे हुए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। इसी के अंदर देखिए आप, परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर आरटीपी के अंदर दो, इस बार भी और पिछले बार वाली आरटीपी के अंदर भी क्वेश्चन आ रखा था। एंड सेकेंड थिंग, इस बार एमटीपी के अंदर भी क्वेश्चन आ रखा है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट से। और मैं एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ आपको, इस बार आरटीपी मे 23 के अंदर एक क्वेश्चन आ रखा है, क्वेश्चन नंबर 21 रिलेटेड टू दिस 51 स्टेक। उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि अगर किसी कंपनी के पास एक साल के इन द ओपनिंग ऑफ द ईयर एक गवर्नमेंट के पास 60% से ज्यादा स्टेक था, होली ओन्ड कंपनी थी गवर्नमेंट की, और ड्यूरिंग द ईयर उसने 40% स्टेक बेच दिया, क्या अभी भी कैग के पास अथॉरिटी होगी उसको ऑडिट करने के लिए? तो इसका आंसर यस होता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम यही खत्म करते हैं। एंड वन मोर थिंग, कल मैंने जो वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला था। ड्यू टू सम रीजन वो अभी ओपन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं आज अपने कमेंट के अंदर पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द माई टेलीग्राम चैनल। आप ये सारे नोट्स वहीं से ले सकते हैं। साथ ही साथ आप एक और चीज कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं, अगर आपको मेरे ये वाले नोट्स चाहिए जो केवल मैंने समझाने के लिए बनाए हुए हैं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं कि ये वाले नोट्स भी दे दीजिए, तो मैं ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा इन द सेम टेलीग्राम चैनल। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।